हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सुनील कुमार हुआ और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मेरा पिछले लेक्चर में क्या देखा होगा आपने, फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। फर्स्ट यूनिट हम लोग क्या पढ़ा था, फिर से हम रिकैप कराते हैं पहले फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट हमने सबसे पहले पढ़ा था जो कितने तरह के, पहले हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग क्या था, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कितने तरह के बिल्डिंग होते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन कितना प्रकार था, 3 प्रकार का। पहला था हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दूसरा पढ़े थे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और तीसरा पढ़े हम क्या, रिफाइनरीज कंस्ट्रक्शन। जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 2 प्रकार का था, एक था हमारा पब्लिक बिल्डिंग और दूसरा था हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग में हमने देखा था 8 प्रकार का बिल्डिंग था। इसमें देखा था हमने क्या क्या, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, मर्चेंटाइल बिल्डिंग और हजार्डियस बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, इतने सारे सभी हम बिल्डिंग देखे थे। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था बिल्डिंग कंपोनेंट्स पे पढ़े थे। बिल्डिंग कंपोनेंट्स हमने बोला था ये जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपका जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और वो आपका शायद लेक्चर नंबर 3 है। वो हम बोले थे जरूर उस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि वो जो है सो पूछा गया एग्जाम में। उसमें पढ़े थे बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। फिर हम गए थे, उसके बाद हम देखे थे कुछ लिमिटेशन देखे थे एनबीसीए का, जिससे लिमिटेशन में था क्या जो क्या मतलब अगर हमारा 200 मीटर स्क्वायर एरिया से कम रहेगा हमारा प्लॉट तो कितना हमारा बिल्टअप एरिया होगा। फिर देखे थे 200 से 500 के बीच में रहेगा हमारा प्लॉट एरिया तो कितना हमारा बिल्टअप एरिया होगा। फिर देखे थे 500 से अगर 1000 के बीच में हमारा प्लॉट एरिया रहता है तो फिर हम कितना उसका बिल्टअप एरिया बनाएंगे। फिर हम देखते 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहता है तो हमारा कितना बिल्टअप एरिया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखे थे, उसके बाद हम गए थे स्ट्रक्चर पे। कौन कौन सा स्ट्रक्चर था हमारा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर था और कंपोजिट स्ट्रक्चर था। तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखे थे, स्टोन के बारे में पढ़े थे। स्टोन क्या था, ये एक सॉलिड सब्सटेंस था जो कहाँ से हमें मिलता है, नेचुरल बेड फ्रॉम द रॉक, वहाँ से हमें मिलता है। फिर बोल रहे थे इट इज अ मिक्सचर ऑफ माइका एंड क्वार्टर्स, ठीक है। ये सब हम पढ़े थे। फिर पढ़े थे स्टोन क्लासिफिकेशन। देयर आर 2 क्लासिफिकेशन, कितना क्लासिफिकेशन पढ़े थे, 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। पहला पढ़े थे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर पढ़े थे फिजिकल क्लासिफिकेशन और फिर पढ़े थे केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी 3 प्रकार का था। कौन कौन सा, आइजेनियस रॉक, मतलब इग्नियस रॉक जिसे कहते हैं आप लोग। फिर दूसरा पढ़े सेडिमेंट्री रॉक और फिर लास्ट में पढ़े थे हम क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर हमने बताया था इग्नियस रॉक को भी जो 2 भाग में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, एक इंट्रूसिव रॉक और दूसरा था एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम क्या था, प्लूटोनिक रॉक, और एक्सट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम क्या था, वोल्केनिक रॉक। फिर हमने क्या देखा था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 तरह का उसका क्लासिफिकेशन था, जिसमें पहला देखा था हमने स्ट्रेटिफाइड रॉक, दूसरा देखा था अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और तीसरा देखा था फोलिएटेड रॉक। फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, वो भी 3 प्रकार का था। कौन कौन सा था, पहला था हमारा कैल्केरियस रॉक, दूसरा था सिलिशियस रॉक और तीसरा था आर्गिलेशियस रॉक। वहाँ पर हमारा जो है सो क्या हुआ, स्टोन के बारे में मतलब फिर उसके बाद हम गए थे स्टोन को हम कैसे निकालते हैं, मतलब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, प्लानिंग ऑफ स्टोन, स्टोन का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, ये भी पढ़े थे। और इसका जैसे हम बोले थे मतलब इसमें वो जैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने स्टोन खत्म करके फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में क्या देखे थे, ब्रिक्स का जो है साइज देखे थे पहले, नॉमिनल साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, ये सब देखे थे। फिर देखे थे फ्लॉप का डायमेंशन क्या होता है, ब्रिक का डायमेंशन क्या होता है, फिर देखे थे ट्रेडिशनल साइज क्या होता है ब्रिक्स का। फिर हमने देखा था ब्रिक्स क्या क्या चीज़ से बनता है, कौन कौन सी चीज़ बनाता है, एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड और अदर इंग्रेडिएंट्स, ये चारों 5 एलिमेंट से मिलकर बना था, ठीक है। अब ये तो बात क्या क्या एलिमेंट्स से बना था, लेकिन अब कैसे बनाते हैं वो भी हम देखे थे। वो हम कैसे थे, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक का कैसे बनाते हैं वो भी देखे थे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ब्रिक्स खत्म करके फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखा, टिम्बर के बारे में, नहीं ब्रिक्स के बाद हमने क्या देखा, मोर्टार के बारे में। मोर्टार में क्या देखा था, जो मोर्टार क्या क्या चीज़ से बनता है, जो मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर, ठीक है। ये चीज़ से मिलकर मोर्टार बनता है। फिर देखते हैं मोर्टार 5 तरह के मोर्टार होते हैं। कौन कौन सा, लाइम मोर्टार, दूसरा सीमेंट मोर्टार, तीसरा सुर्खी मोर्टार, चौथा हो गया मड मोर्टार और 5वां हो गया जिप्सम मोर्टार या ब्लेंडेड मोर्टार, ठीक है। जो कि जिसमें ब्लेंडेड मोर्टार मतलब क्या हो गया, जिसमें सीमेंट और लाइम दोनों मिला रहेगा उसे हम कहते हैं, जिसमें 2 तरह का बाइंडिंग मटेरियल मिला होगा उसे हम कहते हैं ब्लेंडेड मोर्टार या कंपोजिट मोर्टार, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़े थे टिम्बर के बारे में। टिम्बर क्या था बोले थे वैसा इट इज, मतलब टिम्बर क्या था, इट इज अ नेचुरल मटेरियल विच इज, मतलब क्या था, टिम्बर क्या था, टिम्बर एक लकड़ी होता है जो जिसे हम इंजीनियरिंग पर्पज से यूज करते हैं, उसे हम टिम्बर कहते हैं, मतलब ये एक टेक्निकल टर्म होता है वुड का जिसे हम टिम्बर कहते हैं, ठीक है। फिर ये हम बताए थे जो टिम्बर, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इसका यूजेस क्या क्या होना चाहिए, फिर इसका बताए थे डिफेक्ट्स क्या होता है,
तो हमने बताया था इसमें जो डिफेक्ट्स इन टिम्बर, ये आप अभी भी हम बोल रहे हैं इसको नोटेड हाईलाइट में इसको कर लीजिए, क्योंकि ये जो हर बार पूछा गया, अगर मान लेते हैं अगर 2017 में 4 मार्क्स में पूछा गया तो 6 मार्क्स नहीं होगा, लेकिन अगर 2018 में 6 मार्क्स में पूछा गया तो 4 मार्क्स नहीं होगा, लेकिन ये हर बार पूछा गया है। 2017, 18, 19 तीनों पेपर आप देख लीजिए, हर बार पूछा गया डिफेक्ट्स इन टिम्बर, ये आप हाईलाइट में इसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखे थे क्या क्या डिफेक्ट्स था, 5 डिफेक्ट्स था, कौन कौन सा? पहला था देखे थे डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, फिर देखे थे डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स, फिर देखे थे डिफेक्ट्स ड्यू टू फंजाई, और फिर देखे थे डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज, और लास्ट में देखते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। फिर हमने पांचों का डिस्क्राइब किया था जो क्या क्या कैसे इसका डिफेक्ट्स होता है, फिर किसके कारण डिफेक्ट्स होता है ये भी देखे थे। इतने सारे पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो आपको ईजिली 6 नंबर आप अच्छे से ले सकते हैं। फिर हमने टिम्बर को ख़त्म करके फिर हमने स्टार्ट किया था मिसलेनियस मटेरियल, जो कि हमारा कल ही हमारा लेक्चर खत्म हुआ है। और मिसलेनियस मटेरियल खत्म करके आज हमारा न्यू यूनिट आपके पास लेकर आए, कौन सा? कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर क्या होता है हमने बताया था, दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच लाइज बिलो द ग्राउंड लेवल, जो हमारे आँख से जो स्ट्रक्चर नीचे है उसे हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। बोलिएगा हमारे आँख से कौन सा स्ट्रक्चर नीचे है? तो देखिए हमारा जो बिल्डिंग होता है वो कहीं रखा नहीं जाता है, जो मतलब हमको मन हुआ बिल्डिंग बनाने का तो बना है उसको हम रख दिए, नहीं, उसे बनाना पड़ता है। तो बनाना कैसे पड़ता है? तो उसको हम उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आप जनरल लैंग्वेज सोचिए, हम रूरल एरिया में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जमीन जितना एरिया में बनाना है उतना एरिया को हम पहले घेर लेते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इंजीनियर से बनवा रहे तो वो क्या करें, उतना एरिया के पेज पे क्या करेगा पहले नक्शा बनाएगा, जो इतना एरिया का आपका ज़मीन है उसमें आपको घर बनाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करेगा, वो एक साइड मतलब पिक्स गाड़ेगा, मतलब खुट्टा करेगा, मतलब अगर आयरन का रॉड होगा तो 4 मतलब कोना पे 4 कॉर्नर पे क्या करेगा, आयरन का रॉड देगा। फिर क्या होता है उसका जो है एक रस्सी से लेके मतलब रोप से लेके एक लाइन बनाएगा, और उसमें जैसे उसको लेबर को बताएगा जिसको इतना चौड़ा इसको गड्ढा करना है। गड्ढा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जैसे उसको फुटिंग दिया जाता है, इसे हम फाउंडेशन कहते हैं। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, जो कंस्ट्रक्शन सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो आपका पहला यूनिट है जॉब लेआउट, फिर दूसरा यूनिट है अर्थवर्क, और तीसरा यूनिट है फाउंडेशन। फाउंडेशन बन जाएगा, उसके बाद हम सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 3rd यूनिट होगा। तो सबसे पहले तो हम जब बताते हैं जॉब लेआउट होता क्या है। तो जॉब लेआउट इज प्रिपेयर्ड टू प्रॉमिस दैट, जॉब लेआउट क्या करता है, यह प्रॉमिस करता है हमसे कि हम जो आपको काम देंगे वो आपको पूरा काम करके देंगे। हमारा काम क्या होता है, ए जॉब लेआउट इज प्रिपेयर्ड टू प्रॉमिस दैट वर्क प्रोसीड स्मूथली। हाँ, जॉब लेआउट क्या करता है, हमसे प्रॉमिस करता है कि जो हम काम करेंगे वो एक स्मूथली काम करेंगे, हम कोई प्रेशर से नहीं काम करेंगे, हमारा जैसा हम आपको बस एक अच्छा सा बिल्डिंग बनाकर देंगे। ये आपको जॉब लेआउट करता है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बिना कोई कठिनाई के, ठीक है, उसे हम कहते हैं जॉब लेआउट, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब लेआउट, मतलब क्या हुआ, कौन कौन सा फैक्टर जो है जो जॉब लेआउट को अफेक्ट करता है। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब हम किस जगह पे हम जॉब कर रहे हैं, मतलब हम किस जगह पे हम प्लानिंग करें बिल्डिंग, किस जगह पे हम बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो उससे जैसे हमारा फैक्टर्स अफेक्ट जैसे देखिए हमारा मान लेते हैं हमको ब्रिज बनाना है तो उसका कुछ अलग होगा मेथड होगा बनाने का। जैसे हमको कोई घर बनाना है तो उसका कोई अलग मेथड होगा। हमें कोई मोन्यूमेंट्स बनाना है या कोई डेकोरेटिव थिंग्स बनाना है, मतलब डेकोरेटिव क्या बोलते हैं उसको, अच्छा मतलब घर बनाना मतलब अट्रैक्टिव वाला, तो उसका अलग होगा। जैसे हमें कोई मॉल बनाना है तो उसका अलग होगा। तो वही सब जैसे हमारा नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, किस नेचर का हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर सेकंड हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन मेथड, मतलब हम कौन से कंस्ट्रक्शन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हम ये देखेंगे हम तो देख लिए, पहले तो हम डिसाइड कर लीजिए हमको कैसा नेचर है प्रोजेक्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। फिर लास्ट वन थर्ड वन हम क्या देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारा जो है, मतलब अगर मान लेते हम यहाँ पर घर बना रहे हैं और हिली एरिया में घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इजीली अवेलेबल क्या है, स्टोन अवेलेबल ईजी है, ठीक है। तो हम तो स्टोन से घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, स्टोन इजीली अवेलेबल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक से घर बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा खर्चा जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा, हमारा कॉस्टली कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसलिए जो है सो हमें जो है सबसे पहले तो नेचर का प्रोजेक्ट को ध्यान देना होगा। फिर क्या करना होगा, देखिए इंजीनियर्स इसलिए देखिए गांव के देहात में देखिएगा कोई किसी को इंजीनियर्स बना देता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है जितना हम इंजीनियर्स को पैसा देंगे उतना हम अपना घर एक बना लेंगे अच्छा से और हमारे सहयोग भी मिल जाएगा।
तो ये अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर देखिए रूरल एरिया नहीं देखिएगा जो किसी मतलब यार एक तला घर बना रहे थे इंजीनियर को बुलाएंगे, नहीं, ये आपको मल्टी स्टोर कहीं बना रहे हैं और सिटी में बना रहे हैं तो अब इंजीनियर्स को यूज़ किया जाता है। इंजीनियर्स का काम ही है चीप एंड बेस्ट, मतलब क्या है, चीप मतलब सस्ता और बेस्ट मतलब अच्छा, मतलब आपको सस्ते दाम में अच्छा बना कर देना है, उसी को कहते हैं इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये आपको सारा चीज़ ध्यान में रखना है जो कैसे हम मतलब हम अपने साइट पर जाएं और कैसे हम उसको इम्प्रेस करें जो हमें फिर से न्यू प्रोजेक्ट मिले। तो इसलिए जो हमारा काम रहता है, जो देखिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिस कंस्ट्रक्टर के लिए हम काम कर रहे हैं, उसको हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो मतलब हमें ऐसा नहीं करना है जो हमें एक ही कंस्ट्रक्शन किया और इतना कॉस्टली कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं जो एक ही कंस्ट्रक्शन में जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर का क्या हो गया, पूरा हालत पंचर हो गया, मतलब जो है जो पैसा देते उसका हालत पंचर हो गया। इसलिए जैसे हमें क्या करना है, नहीं हमें मतलब एकदम चीप भी बनाना है, एकदम चीप मतलब ख़राब नहीं बनाना। सबसे पहले देखिए चीप और बेस्ट, चीप के साथ बेस्ट आ रहे हैं, मतलब क्या है, अच्छा बनाना है और सस्ता बनाना है, तो ये ध्यान में रखना है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले जॉब लेआउट क्या होता है। जॉब लेआउट एक प्रोसेस है, इसमें जो क्या किया जाता है वो आपको प्रॉमिस करता है जो हम जो काम करेंगे यहाँ पर वो स्मूथली करेंगे, मतलब एकदम स्मूथली करेंगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना कोई कठिनाई के। तो ये आपको क्या क्या प्रॉमिस करता है, अगर आप जो हमें सौंपे हैं काम, उस काम को हम स्मूथली पूरा करेंगे और बिना कोई कठिनाई के। ठीक है, तो अब फिर हमारा नेक्स्ट आता है, काम तो करेंगे लेकिन कैसा काम करेंगे। तो इसका जो फैक्टर इफेक्ट होता है, कौन कौन सा अफेक्टिंग फैक्टर है। तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब हमारा प्रोजेक्ट का नेचर कैसा है। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, दूसरा फैक्टर हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्स कैसा हमारा अवेलेबल है, मतलब ये नहीं हमारे पास यहाँ इजीली अवेलेबल है। मान लेते हैं देखिए हमारे पहाड़ी इलाके में तो हमारे पहाड़ी इलाके में क्या स्टोन इजीली अवेलेबल है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, ब्रिक्स का हम कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमारे लिए ब्रिक्स कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए जो है हमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे ध्यान देना है। फिर क्या होगा, मटेरियल फैसिलिटी, और मटेरियल का फैसिलिटी कैसा होता है। फिर क्या है, कंस्ट्रक्टर्स एंड इंजीनियर ऑफिस, मतलब ये तो कर लिया। अब ये नहीं जो हम यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हम एक अपना इंजीनियर्स का घर है, फिर उसके बाद हम देखें 5 किलोमीटर उधर दूर है कंस्ट्रक्टर का घर है, तो पता चला साइट मतलब काम स्टार्ट होने से पहले होने के बाद भी देख रहे हैं जो 2-3 बजे तक कंस्ट्रक्टर और इंजीनियर सब देख रहे हैं काम इधर कुछ गलत हो गया। इसलिए जो है सो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहीं पर जो है सो क्या करना चाहिए, इंजीनियर्स का ऑफिस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का ऑफिस होना चाहिए, जो हमारा कोई भी जो है काम ख़राब ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद देख रहे हैं क्या है, उसके बाद है प्रोविजनल फॉर टेम्पररी रोड, मतलब क्या है, अगर हमें मतलब मान लेते हैं अगर हमें पहाड़ पर मान लेते कहीं हमें घर बनाना है और वहाँ पर अगर रास्ता नहीं है किसी भी हमारा रॉ मटेरियल को जाने का, तो क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी रोड बनाएंगे जो मतलब कैसे भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो सक्सेसफुल हो, इसलिए हम टेम्पररी रोड बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा जो है सो जो कोई भी रॉ मटेरियल है वो इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो ये हमारा फैक्टर्स था। कौन कौन सा फैक्टर्स था, पहला फैक्टर्स था हमारा नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट का नेचर कैसा होता है। दूसरा था हमारा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कैसा हमारा अवेलेबिलिटी है वो भी हम बता दिए। तीसरा क्या था हमारा मटेरियल फैसिलिटी। फिर चौथा क्या था इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर ऑफिसेज। फिर पाँचवा क्या था हमारा प्रोविजंस फॉर टेम्पररी रोड। ठीक है, और उसके बाद हमारा था पर्पस ऑफ जॉब लेआउट। ये तो हम जान लिए जॉब लेआउट होता क्या है। उसके बाद हमने क्या देख लिए, जॉब लेआउट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं पर्पस ऑफ जॉब लेआउट। जॉब लेआउट हम करते क्यों हैं ये पहले जानते हैं। ये तो हम जान लिए जॉब लेआउट होता क्या है ये जान लिए। फिर देख लिए क्या जॉब लेआउट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब देखेंगे जॉब लेआउट हम करते क्यों, बिना जॉब लेआउट कर रहे हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता होगा जो कि हम रियल में देखते हैं, लेकिन देखिए अगर आप इंजीनियर के साथ बना रहे हो तो वो जरूर जानता होगा जॉब लेआउट क्या होता है और किस पर्पस से क्या होता है। तो पहला हमारा पर्पस है टू अडॉप्ट द बेस्ट मेड ऑफ वर्किंग। क्या है, देखिए आपको क्या नोटिस किया जाता है, टू अडॉप्ट द बेस्ट। इसका पहला पर्पस क्या है, देखिए यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, to adopt the best way of made working। मतलब क्या हुआ इसका,
ये हमें अगर हम जॉब लेट के अंदर हम काम करवा रहे हैं तो ये हमें जो है सो क्या करता है, प्रॉमिस करता है जो हम जो काम करेंगे वो बेस्ट वे में करेंगे। मतलब क्या है, हम एक अच्छे तरीके से करेंगे जो भी हम काम करेंगे। ठीक है, पहला तो ये इसका प्रॉमिस हो गया। दूसरा प्रॉमिस क्या होता है, टू यूज टाइम इन डिलीवरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है, एक फिक्स टाइम पे, ये नहीं जो अगर हमारा काम अगर 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो ये नहीं हम आए 12 बजे 1 बजे 2 बजे आएँ और कभी आए कभी नहीं आए, ऐसा नहीं। हम मेरा काम क्या, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं जो आपको देखिए काम कैसा देंगे, स्मूथली देंगे और बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के। तो आप बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन कैसे दीजिएगा, जब आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे वहाँ तब ना। तो वही आपको दूसरा प्रॉमिस क्या करता है, हम जो वहाँ हैं हमेशा अवेलेबल रहेंगे जब आपका हम जो है वहाँ पे हमेशा अवेलेबल, कोई भी आपका काम कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई क्या बोलता है, काम खराब नहीं होगा। ठीक है, बैड वर्किंग नहीं होगा। फिर तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड सेफ्टी टू वर्कर्स एंड प्रेशर वाइज। मतलब क्या है इसका, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द वर्कर्स। अब देखिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि रूरल जनरली क्या होता है, अगर आप मिस्त्री के अंदर मतलब देखते हैं जनरली, क्या इंजीनियर्स के अंदर में काम नहीं करते हैं तो देखते हैं कि मिस्त्री के अंदर में लेबर काम करता है तो क्या करता होगा, जो क्या कर, उसको बिना कोई सेफ्टी के बस जैसे वापस उसको जैसे अपना पूरा करना है। ये नहीं एकदम गधा की तरह उसको हम खटा रहे हैं जो एकदम तुम करते रहो, तुम लाएगा तभी हम करेंगे, ये नहीं। इंजीनियर जब हम इंजीनियर के से करवा रहे हैं, हम अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो वो आपको सारा चीज़ ध्यान रखता है। वो खुद पहले तो देखेगा जो आपका जो इसको साइट दिया गया है, जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जो इसका ऑनर है, पहले तो उसको जैसे चीप और बेस्ट में प्रोवाइड करना है। और दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के साथ मतलब अच्छा उसको पहले उसका जो अच्छा मतलब क्या होता है, उसका कांटेक्ट होता है, जो मतलब उसमें कोई भी अथी नहीं हो, झगड़ा सब नहीं हो, मतलब एक दूसरे से कोई वाद विवाद ना हो। फिर तीसरा क्या है इसका, जो वर्कर के साथ ये इको फ्रेंडली होगा। मतलब क्या, हम आपके भी सुविधा को देखेंगे और आप मेरी भी सुरक्षा को देखिएगा। मतलब क्या होता है इसका, देखिए अगर कोई वर्कर 300 में काम करता है, ठीक है 300 रुपये उसको दे रहे हैं पर डे और वो काम करता है 8 घंटा। अगर हम मान लेते हैं अगर हमारा काम ज़्यादा है तो उसको हम 10 घंटा खटवा लिए, ठीक है, तो 10 घंटा खटवा लिए हैं तो उसको आप ज़्यादा कुछ पैसा दीजिएगा ना। तो वही इंजीनियर जो है सो वर्कर के बारे में भी सोचता है, जो इंजीनियर जो मतलब वर्कर भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, हमारा काम भी अच्छे से चले और वर्कर भी गुस्सा ना हो। तो ये आपको क्या करता है, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द वर्कर। मतलब क्या है, वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है। जो आप मेरे पास काम कीजिए तो आपको कोई भी जो है सो बिना कोई भी जैसे आपको डिफिकल्टी नहीं होगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा। तो यही जैसे आपको क्या करता है, जॉब लेट आपको प्रॉमिस करता है। ये आपका तीसरा प्रॉमिस हो गया। चौथा प्रॉमिस क्या होता है, चौथा प्रॉमिस होता है टू कंप्लीट द वर्क विथ यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ये क्या करता है, चौथा प्रॉमिस, हम जो काम करेंगे हम खुद से नहीं करेंगे, हम करवाएंगे सभी से काम। हम क्या करें और कैसे कैसे काम करें, तो हम इक्विपमेंट के साथ करवाएंगे। देखते होंगे अगर गांव देहात में जो काम करता है तो मान लेते हैं अगर मशीन कोई नहीं है, देखिए जैसे देखते होंगे छत अगर ढलाई होता है तो हम तो यहाँ पे देखते होंगे रूरल एरिया में कोई वाइब्रेटर तो नहीं लेगा तो क्या करता है, एक पट्टा ले लिया उसी से पटकने लगा और उसी को ढलाई करने लगा। लेकिन अगर हम इंजीनियर्स के पास देते हैं, अगर इंजीनियर्स को हम कॉन्टैक्ट देते हैं तो क्या करता है हमारा या जो से एक अपने अंडर में काम करता है, इसको जो क्योंकि देखिए इसको जो हर एक तरह का कांटेक्ट मिलता होगा, इसको जो हर एक से कांटेक्ट रहता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो ये अगर हमको कांटेक्ट दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम खुद से तो काम नहीं करेंगे, लेकिन हम जो करवाएंगे आपका काम। मेरा प्रॉमिस क्या था, सबसे पहले देखिए उसका जॉब लेकर डिफाइन ही क्या था, इट इज़ द प्रोसेस बाय इन विच इंजीनियर्स give promise to the constructor to the owner that the work will be conduct smoothly without any obstruction। मतलब क्या है इसका, हम जो आपको काम करके देंगे वो एकदम स्मूथली होगा और बिना कोई कठिनाई की होगा। तो यही जो है सो हम जो अगर हमारे पास मान लेते हैं उस समय मशीन नहीं, हम मशीन से ही करेंगे। अगर आप चाहते हैं जो आपका काम जो है मशीन से ही हो तो मशीन से ही होगा। ऐसा बात नहीं है जो नहीं चलो मशीन आज नहीं है तो बस खुद से भी करने लगे, खुद से ही करने लगे कुछ। अगर मान लेते हैं अगर हमें घर तोड़ना है एक बड़ा सा तो बस लेबर ही लग गया उसमें तोड़ने लगा, ये नहीं। हम उसको मशीन से सभी का सेफ्टी भी देखना है, वर्कर का भी सेफ्टी देखना है, फिर क्या देखना है हमें बेस्ट वे में काम भी करना है और क्या करना है हमें चीप और बेस्ट भी करना है। फिर क्या हमारा लास्ट वन
टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लेबर एंड मशीनरी। मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए यही बोल रहे थे हम, वर्कर से अगर आप 10 घंटा काम करते हैं मतलब क्या आउटपुट आप मैक्सिमम ले रहे हैं, तो हम आउटपुट भी ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे ये, लेकिन ये मिस्त्री नहीं करेगा। मिस्त्री क्या करेगा, बस अगर 10 घंटा काम किया तो होगी 8 ही, मतलब उसी पैसा में काम करना है। तो इससे क्या होता है, लेबर को एक बार काम किया उसके बाद काम नहीं करेगा उसके साथ। तो यही जो होता है इंजीनियर के साथ ऐसा नहीं होता है। इंजीनियर क्या करता है, दोनों की फैसिलिटी को देखता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस क्या होता है, सबसे पहले जॉबलेट के बारे में देख लिए, जॉबलेट होता क्या है, फिर देख लिए कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, फिर क्या देख लिया पर्पस ऑफ जॉबलेट, क्या क्या हमारा पर्पस है। अब देखेंगे हम साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस क्या है, मतलब क्या है सर, साइट को क्लियर करना। जैसे देख लेते हैं, अगर हमारा मान लेते हैं हमारा जो एरिया है जिसको जो हमको काम मिला है वो जैसे एक फॉरेस्ट एरिया मिला है काम करने के, मतलब हमारे जो वहाँ पे क्या पत्थर उत्थर रखा हुआ है, जंगल उंगल है, तो उसको हमें उस एरिया हमको काम करने को मिला। तो उस एरिया में हमको क्या करना होगा, साइट क्लियर करना होगा। मतलब क्या, पेड़ को काट हटाना होगा, फिर हमें पत्थर को हटाना होगा। इस सब को जैसे हटाकर हमने क्या देखा यहाँ पे साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस में हम क्या देखा, देखिए हम पहले बताए, अगर हमारा मान लेते हैं ये तो जगह नहीं है जो हमें जो फ्लैट एरिया में हमें काम करने को मिलेगा, जो हमारा एरिया जो है एकदम साफ है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारे एरिया में जहाँ हमें काम मिला, हमारे एरिया में क्या हो सकता है, जंगल भी हो सकता है, रॉक्स भी हो सकता है, बड़ा बड़ा पत्थर भी हो सकता है, गड्ढा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हिली एरिया भी हो सकता है, वैली एरिया भी हो सकता है, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए हम अगर हमारा लेवल से अगर गड्ढा है तो उसको क्या करेंगे, भरेंगे। अगर हमारे लेवल से ऊंचा है तो हम उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये हमारे जो साइट क्लियरेंस में क्या होता है, जो अगर हमारे लेवल से जो हमारा ग्राउंड लेवल है, अगर उससे जो हमारा कुछ भी है ऊपर है तो उसको हम क्या करते हैं, कट करके हटाएंगे, वहाँ से साइट क्लियर करेंगे। अगर हमारा उस ग्राउंड लेवल से अगर नीचे कोई गड्ढा बन गया है, मतलब 5 फीट का 6 फीट का कोई गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, उसको मिट्टी जला के भर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइट क्लियर हो जाएगा। इसमें वही साइट क्लियरेंस में है। फिर हम देखेंगे ये एलबी सुन देख के डॉट मत होइएगा, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये लोड बेयरिंग होता है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फेस फ्रेम स्ट्रक्चर। तो हमारा 2 तरह का स्ट्रक्चर है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हम पहले ही बताया था आपको, फर्स्ट यूनिट में क्या होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, दोज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज कैरिड बाय द लोड बेयरिंग वॉल्स। मतलब क्या था उसका मतलब, जिसमें जो है सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो है किसके द्वारा कैरी किया जाता है, वॉल्स के द्वारा कैरी किया जाता है। तो वही हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या था, तो दोज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच द लोड्स ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर कैन बी कैरिड आउट बाय द कॉलम और बीम। मतलब क्या होता है इसका, कॉलम और बीम के द्वारा जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड कैरी किया उसे हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये 2 हमारा टाइप का स्ट्रक्चर था, जिसमें हम दोनों स्ट्रक्चर को क्या चीज़ से कौन कौन से मेथड से हम करते हैं। एक तो पहला हमारा बाय फेस लाइन मेथड और दूसरा हम कहते हैं सेंटर लाइन मेथड। फेस लाइन मेथड क्या होता है, देखिए फेस लाइन मेथड क्या होता है ये पहले देखते हैं। जैसे देख लिया, मान लेते हैं ये हमारा एरिया है, इस पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हम 2 एरिया पे हटा देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा 2 ही एरिया पे हम करना है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एक यहाँ पे आयरन रॉड देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 आयरन रॉड दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं उसको, एक इसका डिफरेंट लेंथ होता है, इसका डिफरेंट कितना, इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ जो है करीब अप्रॉक्स 1 मीटर होता है। 1 मीटर मतलब क्या होता है इसका, 1 मीटर का इसका जो चौड़ा, इसको क्यों किया जाता है 1 मीटर, क्योंकि देखिए हम जो सब फाउंडेशन जो देते हैं एक स्टेप वाइज देते हैं। मतलब क्या होता है, नीचे में हमारा ज़्यादा होता है, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, फिर उसके बाद कम होता है, इसके बाद फिर कम होता है। मतलब हमारा जैसे लोड होता है सुपर स्ट्रक्चर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जैसे इसका चौड़ाई होता है 1 मीटर होता है। और इसमें जो गड्ढा किया था जिसमें हम करते हैं, जिसमें देखते हैं आप जो नीचे में खोदा हो जाता है, उसको कितना होता है, उसका डेप्थ अप्रॉक्स 600 mm to 1000 mm, इतना करीब इसमें कर देते हैं। इसको अगर सेंटर लाइन मेथड्स करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर सेंटर लाइन मेथड्स करना हो तो ऐसे करेंगे। ये हमारा क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड। और ये जैसे देखेंगे आप ड्राइंग में पढ़ेंगे, क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है और एक लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है। तो यही हम इसके मान लेते हैं, इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा अगर बीच से हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड। और फेस लाइन में देखिए अगर बीच से हम करते हैं तो ये हमारा क्या, फेस लाइन मेथड। ये फेस लाइन मेथड है। फेस लाइन मेथड हो जाता है, ठीक है।
अगर हमें सेंटर से करना हो, सेंटर लाइन मेथड क्या होता है? सेंटर लाइन मेथड ये होता है, देखिए ऐसा ही पहले हम बनाएंगे। तो ऐसे ही कर लिए, फिर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब क्या होता है, इसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे देखिए इससे क्या होता है, जो गड़बड़ी नहीं होता हमारा। सबसे एग्जैक्ट मेथड जिसको कहते हैं हम सेंटर लाइन मेथड को कहते हैं। ऐसे ही किया जाता है इसमें। और इसका भी जैसे देखिए लेंथ सबका सेम ही रहता है, 1 मीटर ही रहता है अप्रॉक्स। और ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पे एक कॉलम उठेगा, यहाँ पे एक कॉलम उठेगा, ये सारे 4 पॉइंट पे कॉलम उठेगा। लेकिन यही अगर लोड बेस्ड स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, बस आप ग्राउंड लेवल तक रहेगा, मतलब कंक्रीट बेड है, उसके बाद क्या हो जाता है, वॉल उठने लगता है, मतलब वॉल लोड करेंगे वॉल आने लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, सेंटर लाइन मेथड आ जाता है। ठीक है, तो ये हम क्या देख लिए, सबसे पहले हम देख लिए क्या, जो हमारा फेस लाइन मेथड क्या होता है, फिर देख लिए हम सेंटर लाइन मेथड क्या होता है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम हमारा अर्थवर्क है। अर्थवर्क क्या होता है, ये जो है देखिए ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जो हम ये हमारा जॉबलेट जो है हम समझिए पहले। जॉबलेट क्या होता है, जॉबलेट क्या होता है, ये एक जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या करता है, हम जिसको हम कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, जिस हम इंजीनियर्स को कॉन्टैक्ट दे, वो हमें प्रॉमिस करता है जो आपका जो हमें आप काम दिए उसको हम क्या करेंगे, स्मूथली करेंगे। और क्या करेंगे, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना कोई कठिनाई किए। और इसके कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट किया था, 5 फैक्टर हम पढ़े थे। पहला तो पढ़े थे जो कौन सा फैक्टर था, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेचर कैसा है। दूसरा हम देखे थे मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमारा मटेरियल किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है। फिर देख ले अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी क्या है। फिर देखे थे हम क्या, फिर देखे थे हम जो अगर हमारा रोड, अगर हम कोई रॉ मटेरियल को अपने साइट पर ला रहे हैं तो उसमें अगर हमारे पास रोड नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोविजंस को रोड, अगर हम रोड थोड़ा मतलब अपने रॉ मटेरियल को आने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पे रोड बना देंगे। तो ये हमारा सब फैक्टर्स था। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, पर्पस ऑफ जॉबलेट। जॉबलेट का पर्पस क्या था, तो हमने देखा था टू अडॉप्ट द बेस्ट वे ऑफ मेट वर्किंग, मतलब क्या हम जो काम करेंगे वो बेस्ट वे में करेंगे। फिर क्या देखते, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द वर्कर, हमारा जो है सो हम जो है वर्कर का क्या करेंगे, सेफ्टी को प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने क्या देखा था, हम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, इक्विपमेंट और मशीनरी के साथ करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा क्या है, साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस हमने देख लिया, साइट क्लियरेंस क्या होता है, उसमें जो हमारा वहाँ पे जो है सो अनवांटेड वहाँ पे जो है सो प्रोडक्ट सब रहता है, उसको हम अनवांटेड ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको हम वहाँ से साइट को क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखें लोड बेयरिंग में फेस लाइन मेथड और सेंटर लाइन मेथड। अब जो है हम आज पढ़ेंगे और वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।